आर्टिकल 370 के बाद नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट में जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है वो है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। होपफुली ये इस मॉनसून सेशन में पास भी हो जाएगा। पर ये एग्जैक्टली है क्या? अ बिल सो गोटेड कि पूरे ऑपोजिशन के गोटे आ रखे मुंह में। अभी ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट भी नहीं हुआ है, पर दुनिया भर के पादरीज, चादरीज, लिब्रांडूज सबके मेल्टडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बीजेपी सरकार डाउन आरएसएस एजेंडा डाउन इंडिया से लेकर के यूएसए तक सबके मेल्टडाउन की जोर जोर से आवाजें आ रही है, और आएंगे भी क्यों नहीं। साल 2019 से 22 के बीच में इंडिया की एनजीओस को 55,741 करोड़ रुपीस की फॉरेन फंडिंग मिली थी, जिसमें यूएसए का भी एक मेजर चंक था। देखो, ये जो सारी फंडिंग होती है ना, ये एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, सोशल वेलफेयर के नाम पे आती है, पर इन पैसों का जो इस्तेमाल होता है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज, प्रोटेस्ट, धर्म परिवर्तन, इन सब के लिए होता है। रहेगा अल्लाह का। इंडिया में अगर किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट या प्रोजेक्ट की वजह से चाइना को या अमेरिका को या यूरोप के किसी भी देश को नुकसान हो रहा हो, तो वो इंडिया में एनजीओस को फंड करके प्रोटेस्ट करवाते हैं, और ऐसे प्रोटेस्ट की वजह से मजबूरन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ जाते हैं, जिससे इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। आगे चल के मैं वीडियो में तुम्हें एक ऐसे प्लांट का एग्जांपल भी दूंगी जिसको बंद करवा दिया गया था, और उसके वजह से आज तक इंडिया को हर साल 15 to 20 बिलियन डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पर उससे पहले एक पॉइंट और है जो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इन फंडिंग्स की वजह से कैसे पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में डेमोग्राफी चेंज कराई जा रही है। इनफैक्ट केरला में जब किसी स्कूल बनाने के नाम पे फंडिंग आती है तो वो सीधे पंजाब भेज दी जाती है, और फिर हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। तो यही सारा जो इस फॉरेन फंडिंग का मिसयूज हो रहा है भारत में, इसको रोकने के लिए एफसीआरए बिल में कुछ अमेंडमेंट लेके आ रही है हमारी सरकार। बट देन एज यूजुअल लिब्रांडूज का तो मेल्टडाउन होना ही है, और उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाना शुरू कर दी है। और मिस इन्फॉर्मेशन तो मिस इन्फॉर्मेशन, ऊपर से किसी ने भी इस बिल के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझाया ही नहीं है। और क्या है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे इस बिल को, और ये भी समझेंगे कि क्या ये बिल कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है। आप लोग रोज एक शब्द तो सुन ही रहे होंगे, एफसीआरए, है ना? अमेरिका के पॉलिटिशियंस एफसीआरए को क्रिश्चियनिटी पे अटैक क्यों बता रहे हैं? 54-55 हजार करोड़ विदेशी पैसा भारत के एनजीओ में घुसा। भारत ने विदेशी डॉलर का हिसाब मांगना क्या शुरू किया कि अमेरिका को मिर्ची हिलक गई। तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को डिटेल में समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ ये समझते हैं कि हमें बिल की जरूरत क्यों है, कैसे ये बिल एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। कॉपर प्लांट तमिलनाडु। तो 2018 में तमिलनाडु के थुडुकुडी एरिया में अचानक से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं वेदांता के एक कॉपर स्टरलाइट स्मेल्टिंग प्लांट के अगेंस्ट। बेसिकली इस प्लांट में कॉपर ओर से रिफाइंड कॉपर प्रोड्यूस किया जाता था, जिससे इंडिया की खुद की जरूरत तो पूरी होती ही थी, बल्कि इंडिया रिफाइंड कॉपर को एक्सपोर्ट भी करता था। ये प्लांट 1990 में शुरू हुआ था, और 28 सालों तक किसी को घंटा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अचानक 2018 में ये नैरेटिव फैला कि इस कॉपर प्लांट से पोल्यूशन हो रहा है, और फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 100 दिन तक प्रोटेस्ट चला, जिसको इंस्टाग्राम और फेसबुक ने खूब प्रमोट किया, बिल्कुल वैसे ही जो सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम पे इंस्टाग्राम कर रहा था। और फिर हुआ क्या, प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि तमिलनाडु की सरकार से कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। और फाइनली 28 मई 2018 को तमिलनाडु सरकार ने मजबूर होकर इस कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। जितने भी ना नहाने वाले, गंदे गंदे कुर्ते पहनने वाले लिब्रांडूस थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब तुम सोचोगे कि भाई कोई नहीं, एक प्लांट बंद हो जाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन सिर्फ उस एक प्लांट के बंद होने की वजह से इंडिया को हर साल 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया ने 14.45 बिलियन डॉलर्स वर्थ का कॉपर इंपोर्ट किया था। वो इंडिया जो कॉपर एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता था, आज उसको वही कॉपर इंपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स गंवाने पड़ रहे। पहले एक्सपोर्ट डेफिसिट कर दिया भारत को, और अब यही लोग चिल्लाते हैं कि रुपी गिर गया है, रुपी गिर गया है। भारत के हर डेवलपमेंट में मातम मनाते हैं लोग, और फिर चाइना से भी कंपेयर करने बैठ जाते हैं। दो मुंह सांप इतना दोगला नहीं होता जितने ये लिब्रांडू होते हैं। आज भारत रिफाइंड कॉपर के लिए चाइना जैसे देश पर डिपेंडेंट है, और रिफाइंड कॉपर कितना क्रिटिकल मेटल है, आई थिंक ये मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल वायर से लेकर के आपके मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स तक ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक कॉपर यूज होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस कॉपर प्लांट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम नहीं तो 1 लाख लोगों की जॉब्स भी जनरेट होती थी, जिससे कि ऑब्वियसली 1 लाख लोगों का घर चलता था। लेकिन प्लांट बंद होने के बाद फायदा किसको हुआ?
फायदा हुआ उन आंदोलन जीवियों को और फॉरेन कंट्रीज को। भाई देखो सिंपल है ना, आंदोलन जीवियों के अपने बैंक बैलेंस भर गए और जो कंट्रीज इंडिया को कंपटीशन दे रही थी इन कॉपर रिफाइनिंग, जैसे कि चाइना, अब वो कॉपर रिफाइनिंग में वर्ल्ड लीडर्स बन चुका है। जब इन कंट्रीज को इंडिया के कॉपर रिफाइनिंग प्लांट से खतरा महसूस होने लगा तो इन्होंने एनजीओ को फंड करना शुरू कर दिया, एक सिंथेटिक प्रोटेस्ट क्रिएट किया गया और क्या हुआ, पूरा का पूरा कंपटीशन ही एलिमिनेट कर दिया गया। एंड ये सब कुछ मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कुछ कहा था तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने। और तुम सोचो जरा कि कॉपर प्लांट था तमिलनाडु में और इन सब में किस एनजीओ का नाम आ रहा है, एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ द अदर मीडिया का। अलेजेडली इनको फॉरेन फंडिंग मिली थी कॉपर प्लांट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करवाने के लिए। एंड गेस व्हाट, टिल टुडे द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। बट जो एग्जिस्टिंग एफसीआरए में लूप होल्स हैं उसकी वजह से सब एनजीओज बच जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोनम वांगचुक के भी एनजीओज का एक पॉइंट के बाद मनी ट्रेल मिलना बंद हो गया था। पर अब मोटा भाई ने पक्की वाली फील्डिंग सेट कर रखी है इन लोगों की। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? चलो अब वन बाय वन समझते हैं कि मोटा भाई ने कैसे फील्डिंग सेट की है और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं एफसीआरए में। एक बात तो पक्की है कि युवराज सिंह जैसे एक ओवर में पूरे 6 छक्के मारे मोटा भाई ने और सबसे खतरनाक लास्ट वाला छक्का है एंड ऑब्वियसली उसको हम लास्ट के लिए ही रखेंगे। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहला सिक्सर है वो है एक्टिविटी स्पेसिफिक एंड स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। अभी तक ये होता है कि मान लो एक एनजीओ है जो अपने आप को एजुकेशनल एनजीओ के नाम पर रजिस्टर करवाकर फॉरेन फंडिंग लेती है और फिर सिर्फ एजुकेशन के नाम पे फंडिंग लेने वाला ये एनजीओ बाकी भी कोई चीज हो जाए ना उनमें भी घुस जाती है। जैसे कि अभी ये सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, इनफैक्ट सीजेपी प्रोटेस्ट में भी कई सारे एनजीओज ने फंडिंग की है, लेकिन न्यू बिल के अकॉर्डिंग अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एनजीओज को एक्टिविटी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब एनजीओज अम्ब्रेला टर्म यूज करके फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सब का मतलब ये है कि अब एनजीओज ये नहीं बोल सकते कि स्कूल एजुकेशन के अम्ब्रेला में तो बच्चों का प्रोटेस्ट और मांगे भी आ जाती हैं, तो हम आईसा, एसएफआई, सीजेपी टाइप के स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में भी फंड करेंगे। ना ना ना, अब नहीं होगा ये सब। अगर कोई एनजीओ स्कूल बनाने के लिए ही पैसा ले रही है तो उसे स्कूल ही बनाना पड़ेगा। ये फालतू की एक्टिविटीज में फॉरेन फंडिंग नहीं यूज कर सकती। अगर किया तो एनजीओ का शटर बंद हमेशा हमेशा के लिए। तो ये हो गया एक्टिविटी स्पेसिफिक। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कोई एनजीओ रजिस्टर हुई है उसको वही एक्टिविटी करनी होगी, उसके अलावा वो कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकती। अब इसी पॉइंट में आता है स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक क्या है कि भाई जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है एनजीओ सिर्फ उसी स्टेट के दायरे में वो काम कर सकती है, उसका जितना भी फंडिंग है वो वही यूज कर सकती है, किसी और स्टेट में नहीं भेज सकती। स्टेट स्पेसिफिक का भी एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे कि कोई एनजीओ मान लो गोवा में रजिस्टर्ड है तो वो पंजाब में फंड्स पहुंचाकर ये बोलने लगी वाला ड्रामा नहीं करवा सकती। बोलने लगी। तो ये है मोटा भाई का सबसे पहला वाला सिक्सर, मतलब कि तुम इसमें एक्टिविटी स्पेसिफिक होना पड़ेगा तुमको और तुमको स्टेट स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, डन है डील। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एनुअल रिपोर्टिंग। ये है इनका अगला पॉइंट। तो न्यू बिल के अकॉर्डिंग सभी फॉरेन फंडिंग एनजीओ को एनुअल रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, किस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हुआ, पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, और इसके अलावा सरकार इन एनजीओ की सोशल मीडिया और वेबसाइट्स को भी बिल्कुल ऑडिट करेगी कि कहीं भाई तुम्हारे वेबसाइट में कोई आलतू फालतू चैटें तो नहीं चल रही, कोई एंटी इंडिया नैरेटिव तो नहीं फैलाया जा रहा, कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी तो नहीं चल रही, नारे तो नहीं लग रहे। ये सब कुछ सरकार बिल्कुल ऑडिट करेगी। पर इस सेकंड पॉइंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब पॉइंट पता है क्या है कि अब एनजीओस को अपना अल्टीमेट डोनर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी तक ये होता था कि जैसे जॉर्ज सोरोस को कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी कराने के लिए या प्रोटेस्ट कराने के लिए इंडिया में किसी को पैसे भेजने हैं तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली अपने ओएसएफ के थ्रू पैसे नहीं भेजेगा, वो पैसे कहीं ऑस्ट्रेलिया भेजेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले चाहे वापस कनाडा भेज देंगे, वो वाले लोग यूके भेज देंगे, यूके वाले कहीं यूरोपियन अलग अलग कंट्रीज में भेज देंगे, फिर वो पैसा आएगा इंडिया। तो इससे क्या होता था ना, जो पूरी मनी ट्रेल होती थी वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी पकड़ने में। तो अब एनजीओस को खुद ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उनका अल्टीमेट डोनर है कौन। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब आपको अल्टीमेट डोनर पता होता है तो आपको लोगों के इंटेंशंस भी पता होते हैं। अब अगर जॉर्ज सोरोस पैसा फंड कर रहा है तो आपको पता है कि वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट लिबरल अपना नैरेटिव फैलाने वाला काम करता है। तो जब आपको एक किसी भी फंडिंग का अल्टीमेट डोनर पता है तो आपको ये चीज़ पता है कि इंटेंशंस क्या है उस फंडिंग के, क्या वो एंटी इंडिया हो रही है या फिर वो प्योर गुड कॉज फंडिंग है। क्योंकि देखो हमारे देश के एनजीओज, काफ़ी सारे एनजीओज, नॉट ऑल बट काफ़ी सारे एनजीओज, और ये जो लिब्रांडू मंडली है ये तो मतलब देश को कहीं से भी और किसी को भी बेचने के लिए रेडी है। और ऐसा नहीं कि अभी अभी रेडी हुए हैं, ये शुरू से यही सब करते हुए आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये ट्रैक नहीं हो पा रहा था, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब ये धड़ल्ले में ट्रैक हो जाएंगे। तो लिब्रांडू एनजीओज वाले अब तुम कैसे छुपाओगे जॉर्ज सोरोस का नाम है? बिल आने के बाद तो तुम्हारी बहुत गंदी लगने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली तुम सबको। अब खैर छोड़ो, इनका तो जो होगा सो देखा जाएगा, इनका तो काम ही है रोना धोना।
बट अब हम देख लेते हैं कि जो मोटा भाई का तीसरा छक्का है वो कितने मीटर का है। तो इस तीसरे छक्के का नाम है फाइनेंस कंप्लायंस। अभी तक ये था कि भाई जो फॉरेन फंडिंग्स लेने वाले एनजीओस पे कोई भी फाइनेंशियल कंप्लायंस नहीं थी, ठीक है, या नहीं है बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो बिल पास ही नहीं हुआ है, प्रेजेंट भी नहीं हुआ है। तो अभी तक जो भी एनजीओस है उन पे कोई फाइनेंशियल कंप्लायंस नहीं है। इस वजह से कुछ एनजीओस फंड्स यूज करने के बजाय वो फंड्स ना अपना ही बैंक बैलेंस अपना इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी कि सेव किए जा रहे हैं, ठीक है, यूज नहीं कर रहे हैं उसको कहीं भी। और जब कोई ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा हो या कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी हो रही हो, तभी अपना जो जितना भी इन्होंने फंड संभाल के रखा था वो तुरंत से यूज करने लगते हैं। बट देन ऑब्वियसली इस बिल के आने के बाद वो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। न्यू बिल के अकॉर्डिंग 2 साल में मिनिमम इन लोगों को 10 लाख रुपए खर्चा दिखाना ही पड़ेगा, और वो भी उसी एक्टिविटी पे जो एक्टिविटी के अंडर ये रजिस्टर्ड है। जो मैं तुम लोग को पहला पॉइंट बताया था कि अगर एजुकेशन में रजिस्टर्ड हो तो एजुकेशन में ही तुम्हें 10 लाख रुपए खर्चा 2 साल में कम से कम दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम अपने जेब में पैसा भरे जा रहे हो और तुम्हारा जब मन आए तुम उसको यूज करो, ना 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 ना, 2 साल में ही करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया तीसरे छक्के का। इसी में एक और सब पॉइंट है, वो ये है कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भी एनजीओ 20% पैसा ही खर्च कर सकती है जो फंडिंग में से उसको मिला है। पहले क्या होता था ना, एनजीओ दिखा देते थे कि भाई हमने इतना सा खर्च कर लिया है और हमारा तो 50% अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लग गया है, कि जैसे मान लो जो भी वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, मेंटेनेंस हो गया बिल्डिंग का, जैसे मान लो कोई ओल्ड एज होम है तो भाई पेंटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, चम्मच आ गई, थाली आ गए। तो ये सारी चीज़ें ना वो बहुत जैसे पैसा ऐसे इन्फ्लेट करके ऐसे बजट बता देते थे। तो अब ये सब नहीं चलेगा। 20% के अंदर अंदर आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रखनी पड़ेगी, जिसमें आपके वॉलंटियर्स का कॉस्ट हो सकता है, आपकी बाकी सारा जो भी मान लो जैसे क्लीनिंग हो गई, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बेसिकली, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम खर्चा नहीं दिखा सकते। और अगर मान लो कि तुमने इससे ज़्यादा खर्चा दिखाया या तुमने ऐसी कोई भी एक्टिविटी की जो मैं तुम्हें अभी पिछले 2-3 पॉइंट में बता चुकी हूँ, कि जैसे एजुकेशन के नाम पे या ओल्ड एज के नाम पे तुमने या एनवायरनमेंट के नाम पे पैसा लिया पर तुम पैसा कहीं और ही लगाए जा रहे हो, या तुमने 50% से ज़्यादा या 50% अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया, या तुमने अल्टीमेट डोनर का नाम नहीं बताया, तो तुम्हारा FCRA लाइसेंस होगा कैंसिल, और जितनी भी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी और फंड्स हैं वो सब कुछ गवर्नमेंट सीज कर लेगी। तो देख रहे हो, ये भी मतलब अब फटी तो होगी एनजीओ वालों की ये बिल पढ़ के। इसीलिए तुम्हें क्या लग रहा है कि जितने भी ये पादरी चादरी क्यों जा रहे हैं अमित शाह से मिलने? इसीलिए तो जा रहे हैं, इसीलिए तो उनको इतने चुन्ने काट रखे हैं कि भाई ना कन्वर्जन करा पाएंगे, ना अब ये अपना पैसा कहीं और लगा पाएंगे, ना भारत का डेवलपमेंट रोक पाएंगे, ना ये अपने फंड्स इधर उधर मूव कर पाएंगे किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो भाई जाहिर है कि यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। बट चलो एनीवेज, नेवरदलेस अभी 2 पॉइंट और हैं, नहीं 2 नहीं, हमने 3 डिस्कस किए हैं, 3 और हैं, तो चौथा पॉइंट देखते हैं। ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। एनजीओस की इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ होगी। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अब इससे क्या होगा, देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तुम देखो जैसे खुजलीवाल, ठीक है, खुजलीवाल जैसे लोग पंजाब में किसी भी फॉरेन फंडेड एनजीओ को बचा सकते हैं। जैसे अभी इसने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को निकाल दिया है ना, जैसे ही उन्होंने ISI बैक्ड मॉड्यूल एक एक्सपोज किया इसमें अपने जंतर मंतर के लिए जो ये लोग प्लान कर रहे थे, तो केजरीवाल ने उनको निकाल दिया और किसी और को ले आए ताकि उनका जो स्टेट का नाम ना खराब हो, या हो सकता है वो ISI को बचा रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो वो ऐसे ना अलग अलग एनजीओस को भी बचा सकते हैं, क्योंकि एनजीओस में पैसा आ रहा है, हो सकता है वो पैसा थोड़ा पार्टी में भी जा रहा हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है ना, अपने मोटा भाई को ना ज़्यादा बदमाशी पसंद नहीं है ना। और फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि ये जो भी चीज़ें होंगी ये जेन्युइन एनजीओस के साथ नहीं है, ये उन्हीं एनजीओस के साथ हैं जो पैसे का या फॉरेन फंडिंग का गलत यूज़ कर रहे हैं। ओके डन, ये भी समझ में आया तुम लोगों को। तो अब 5वें छक्के की बात कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल एक लाइन का है कि इसमें कोई भी एनजीओ का जो हेड होगा वो कोई फॉरेनर नहीं होगा, ठीक है, किसी इंडियन को ही हेड बनना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब कोई फॉरेनर्स आते हैं और वो किसी एनजीओ के या किसी भी कंपनी के हेड बन जाते हैं, तो वो अपने साथ एक बहुत सारी इम्यूनिटी लेके आते हैं। एक हर कंट्री मतलब उनको एक इम्यूनिटी देता है कि भाई ये तो फॉरेन रेसिडेंट है, फिर उसको एम्बेसी भी इम्यूनिटी देती है। तो अब वो सब कुछ नाटक नहीं चलेगा, इंडियन हेड ही रहेगा किसी भी इंडियन एनजीओ में। हमको ये सब आलतू फालतू कांड कीड़े करने ही नहीं है, ठीक है। फॉरेनर जो है वो अपने घर में बैठ के नौकरी करे, सब एनजीओ में। यहाँ पे फंडिंग वंडिंग मैनेज करने का हक नहीं दिया जाएगा। सिंपल सा रूल है पर इम्पैक्ट बड़ा है। तो ये हो गया अपना 5वां वाला, ठीक है। अब कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक,
लास्ट छक्के की, जिसका तो मतलब मुझे लगता है क्रिस गेल से ऊपर ज्यादा लंबा मीटर मार दिए हैं मोटा भाई। तो चलो वो बताती हूँ मैं तुम्हें। तो ये है बैन ऑन प्रोसलेटाइजेशन, यानी कि कन्वर्जन पे बैन। देखो पिछले कुछ सालों से हमारे देश की रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, स्पेशली झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसी स्टेट्स में, जिसमें रिपोर्टेडली क्रिश्चियन पॉपुलेशन 20% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये सब कुछ हो कैसा रहा है? गरीब लोगों को पैसे दे दो, या फिर चावल दे दो 2 बोरी, या कनाडा का वीजा लगवा दो, या फिर ऐसे झूठे मूठे मिरेकल्स दिखा दो कि बहन बोलने लग गई, ये चलने लग गया, ये मर के जिंदा हो गया, ये सारी चीजें करके। लेकिन अब इस नए बिल पे ये कंप्लीट बैन रहेगा इस चीज पे। और हमको ये जो फालतू वीडियोस देखते हैं ना हम लोग, वो एंटरटेनिंग वीडियोस ही होती हैं एक्चुअली, पर वो सब भी अब बंद हो जाएंगी, क्योंकि इस बिल की वजह से जो भी फॉरेन फंडिंग्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज किसी भी प्रकार के कन्वर्जन को लेके नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज क्या होता है वो भी मैं तुम्हें समझा देती हूँ। डायरेक्ट तो जैसे ये हो गया कि भाई आपने सीधे किसी गरीब को पैसे ही दे दिए कि भाई ये ले 5 लाख, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और कल से तू ये धर्म का हो गया। इनडायरेक्ट फंडिंग होती है कि जैसे आपने अनाज दे दिया, आपने हॉस्पिटल बिल्स दे दिए, या आपने पढ़ाई स्पॉन्सर कर दी उनके बच्चों की। जैसे आई हैड अ हेल्प, वो मुझे बता रही थी, वो झारखंड से थी, कि उसके वहाँ पे पूरे गांव में कैसे ये मिशनरीज आते हैं और एक एक घर में घुस के अलग अलग प्रोमिस करते हैं कि भाई चलो, जैसे जिनके घर में बेटियां हैं तो वो उनको ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके दोनों बेटियों की शादी तक का हम पूरा खर्चा उठाएंगे, उनकी जब तक की जो पढ़ाई होगी 10th तक की, 12th तक की, उसका भी सारा खर्चा उठाएंगे। बस अब आपने कल से क्रिसमस में आना है ठीक है, संडे मास में आना है, थोड़ा सा अपना वो कराना है, बैप्टिज्म शायद उसको बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा होली वाटर पीना है, थोड़ी सी वाइन चखनी है बिल्कुल बढ़िया से, और बस इतना ही करना है। तो ये होता है इनडायरेक्ट कन्वर्जन। तो ये सब चीजें अब बिल्कुल इस बिल के वजह से बंद होंगी। और मजे की बात पता है क्या है? कि सबसे ज्यादा मेल्टडाउन ही इसी वजह से हो रहा है। जितने भी पादरी और चादरी हैं वो इसी चीज से परेशान हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह एफसीआरए के मुद्दे पर ईसाई धर्म से जुड़े 10 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल से मिले। गृह मंत्री से मिलने आए लोगों ने नए विधेयक को लेकर अपनी टेंशन, अपनी चिंताएं सामने रखी। माइनो पुत्र तक इसी बात को लेकर रो रहा है। ट्वीट देखो इनका, यहाँ भी है 55 नहीं, अब तो 56 हो गए ना, 56 वर्षीय युवा नेता है, कैसे आरएसएस को घसीट लाए हैं बीच में। वैसे अभी तो बिल आने से पहले ये मेल्टडाउन हो रहा है, बिल आने के बाद तो न जाने लोगों का क्या होगा। खैर, आई होप कि मैं तुमको अच्छे से समझा पाई हूँ कि ये एफसीआरए बिल अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। और आई नो कि लिब्रांडूस तो इसमें अपना फेक प्रोपागेंडा करेंगी, पर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें अच्छे से बता देती हूँ कि एक तो ये कि भाई इसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है। इसमें फॉरेन फंडिंग को बैन नहीं किया जा रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मांग रही है, ठीक है, कोई बैन नहीं है कहीं पे भी। आप फंडिंग लो बट अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट्स इट। अगर सारे फॉरेन फंडिंग्स पे ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशंस रहेंगे तो इससे इंडिया की सॉवरिटी खतरे में नहीं आएगी। सेकंड, जो बैन ऑन कन्वर्जन है ये कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर है कि आप किसी भी व्यक्ति को जबरन कन्वर्ट या ऐसे लालच में कन्वर्ट नहीं करा सकते। हाँ, उसका खुद का मन होगा किसी और धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन होने का या क्या परिवर्तित होने का, तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है, पर तुम ये टेढ़ी मेढ़ी चाले चल के ये सब नहीं कर सकते हो। ऑल ऑफ दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक्चुअली जो चीज बैन हो रही है इस बिल में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को बैन किया जा रहा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में रूलिंग दी थी कि आर्टिकल 25K के अंडर फ्रीडम टू प्रोपगेट योर रिलीजन doesn't include a right to convert another person। इसका सिंपल मतलब यह है कि किसी दूसरे को कन्वर्ट करना आपका फंडामेंटल राइट ही नहीं है। ऐसे ही एक और केस नोएल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि फॉरेन फंडिंग लेना कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सरकार नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बना सकती है, मतलब सरकार के पास पूरा राइट है स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट दिस फंडिंग जिसमें कन्वर्जन कराया जा रहा है जिसके थ्रू, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का पूरा राइट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ऐसे लॉज है ना एफसीआरए या फॉरेन फंडिंग्स को लेके, ये हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। यूएसए में फारा है जिसे FARA बोलते हैं, कनाडा में फीटा है जिसे FITAA बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है FITSA करके, यूके में है FIRSNSA कुछ ऐसा है, ठीक है, फिर कुछ ऐसा है, तुम देख लेना। और सबसे मजेदार बात बताती हूँ, जो ये लिब्रांडू हमेशा बोलते रहता है ना कि भाई चाइना देखो कितना आ गया है, ये कितना, तो चाइना और रशिया में
फॉरेन फंडिंग अलाउड ही नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा मजेदार बात यह है कि जब इंडिया स्ट्रॉन्ग लॉज बना रहा है तो इंडिया को 2 बिस्किट लेके ये बेचने वाले लिब्रांडूज और इंडिया की डेवलपमेंट को रोकने वाले ये फॉरेनर्स, दोनों ग्रुप्स को मिर्ची लग रही है। भारत में एफसीआरए 1976 में लाया गया था और इसमें लगातार अमेंडमेंट्स की गई हैं और लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी 2026 में होगी, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर ये ज्यादा नाटक ना करें। खैर, आई होप कि मैं तुम लोगों को अच्छे से ये सारा एफसीआरए का जो मामला है समझा पाई हूँ। ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरा क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी ये बिल फॉरेन फंडिंग को बैन नहीं कर रहा है, सिर्फ उससे ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है। बैन जो हो रहा है इस पूरे बिल के अंडर वो सिर्फ कन्वर्जन है, फोर्स्ड कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन, इनडायरेक्ट कन्वर्जन्स, ठीक है, ताकि डेमोग्राफी नहीं चेंज हो भारत की। बाकी और कुछ नहीं है। आपको फंडिंग लेनी है, जितनी मर्जी फंडिंग लेनी है सब करो, बट अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसपेरेंसी। फिर भी अगर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो और तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक पूरा जो हमने रिसर्च किया था और जो एक्चुअल कुछ पॉइंटर्स हैं वो सारा उसका पीडीएफ भी लगा दूंगी, तो तुम वो भी जाके पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो लिंक से। और बाकी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई ये जो लिब्रांडू अपना नैरेटिव फैला रहे हैं और जो मेल्टडाउन हो रहा है इन लोगों का इस बिल के अगेंस्ट, वो क्यों हो रहा है, एक्चुअली ये बिल कैसे भारत की नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा मतलब प्रोटेक्ट करके रखेगा, हमारी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, उनको समझ में आए ये चीज़। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।